दिस इज़ प्रवीण कुमार। आज का लेक्चर हमारा है एसईओ के ऊपर। एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस। ये आपको पॉलिसी भी पता होगा। सर्च इंजन का मतलब होता है जैसे गूगल है, याहू है, बिंग है, सबका एक सर्च इंजन होता है। उसके ऊपर अपने वेबसाइट को किसी भी कीवर्ड के ऊपर अपना एसईओ करने से हमारा वेबसाइट उस कीवर्ड पे रैंक होने लग जाता है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली एक कीवर्ड हो गया। अगर मैं चाहता हूँ इस पे अपने वेबसाइट को रैंक करवाना, तो अपने पूरे वेबसाइट के कंटेंट में उसका ऑफ पेज, ऑन पेज, टेक्निकल सारे चीज़ को करने के बाद हमारा वेबसाइट उस कीवर्ड पर रैंक करने लगेगा। यानी कहीं पर भी आप सर्च करें गूगल पे, याहू पे, बिंग पे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सब एजेंसी इन दिल्ली, तो अगर वो वेबसाइट रैंक करने लग जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने वेबसाइट पर एसईओ किया है। एसईओ तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आपका टेक्निकल एसईओ, एक होता है आपका ऑन पेज एसईओ, तीसरा होता है ऑफ पेज एसईओ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप इसके लिए घबराइएगा नहीं। ये पूरा वीडियो आपका सिर्फ टेक्निकल एसईओ पे आधारित है। टेक्निकल एसईओ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एसईओ होता है, क्योंकि अगर आप एक एग्जांपल से समझते हैं, यदि आप एक रेस में भाग ले रहे हैं और वो रेस कार का है, और जिस कार पे आप बैठे हैं अगर वो कार का टेक्निकल पार्ट खराब है, तो क्या वो गाड़ी जो कार है वो रेस में आगे आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि एक स्किल ड्राइवर तो होना अलग चीज़ है, दूसरा गाड़ी का अच्छा होना भी ज़रूरी है। अगर गाड़ी का ब्रेक खराब है, क्लच खराब है, उसमें ऑयल खराब है या कुछ भी गड़बड़ी है, वो टेक्निकली गड़बड़ है, वो उसमें ड्राइवर का कोई दोष नहीं है। तो एक डिजिटल मार्केटर एक ड्राइवर की तरह है, जो एक वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए वो उस पे एसईओ कर रहा होता है। अगर वो वेबसाइट का टेक्निकल पार्ट ही गड़बड़ है, वो वेबसाइट स्लो है, वो मोबाइल में ओपन सही से नहीं हो रहा, वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, उसका जो एक स्ट्रक्चर्स बिगड़ा हुआ है, वो एसएसएल सर्टिफिकेट उसमें नहीं लगा हुआ है, बहुत ऐसे एरर हैं जो टेक्निकल एरर होता है वेबसाइट में। अगर वो पहले से एरर वेबसाइट में है, तो एक एसईओ एक्सपर्ट कितना भी उस पे काम कर ले, वो वेबसाइट रैंक नहीं हो पाएगा। तो अब नॉर्मली जो स्टूडेंट हैं डिजिटल मार्केटिंग के, या यदि आप चाहते हैं अपने आप को एसईओ एक्सपर्ट बनाना, तो आप इस चीज़ को बड़ी अच्छे से समझिए कि जब तक उस वेबसाइट का टेक्निकल पार्ट स्ट्रांग नहीं है, आप ऑन पेज ऑफ पेज कितना भी कर दे, वो वेबसाइट रैंकिंग में नहीं आएगा। तो अब क्या करें, इसका सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले आप टेक्निकल एसईओ को समझें। तो आज का टॉपिक हमारा है टेक्निकल एसईओ में क्या क्या पार्ट कवर होता है। इसमें तकरीबन हम 20 पार्ट को हम शामिल किए हैं। अब वो 20 पार्ट को एक एक करके भी समझना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टेक्निकल एसईओ के अंदर हम समझे, तो कम से कम 10 घंटे का सिलेबस है, और अगर आप इसको एक दिन में चाहते हैं कवर करना, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एसईओ थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। एसईओ कभी भी आप स्टार्ट करें तो पेशेंस के साथ स्टार्ट करें। यदि आप अगर कंपनी के डायरेक्टर हैं, कंपनी के मालिक हैं, और आप किसी भी कंपनी को एसईओ का काम सौंप रहे हैं, तो कम से कम 3 से 6 महीना तक उसको टाइम दे काम करने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे करके ही वेबसाइट में टेक्निकल पहले स्ट्रांग होगा, उसके बाद ऑन पेज होगा, फिर उसके बाद ऑफ पेज शुरू होगा, और तब जाके वेबसाइट रैंकिंग में आना शुरू होगा। यदि आप डे 1 में काम किसी को सौंपते हैं और 1 सप्ताह बाद बोलते हैं रिपोर्ट बना के दो, और ये रैंकिंग में क्यों नहीं आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको नॉलेज नहीं है एसईओ के बारे में। तो सबसे पहला काम है, आप किसी का काम उठाते हैं, यदि आप डिजिटल मार्केटर हैं और कोई भी काम आपको देता है, तो पहले आप उसको समझाएं कि एसईओ होता क्या है। कभी कभी कंपनी के जो ऑनर लोग होते हैं, जहाँ पे भी आप काम करेंगे, वो कहीं से यूट्यूब से कहीं से सुन लेते हैं कि एसईओ करवाने से वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है, और आपको काम दे दिया, आप काम में लग जाते हैं, और वो आपके ऊपर बारी बारी से एक एक सप्ताह बाद कि कहाँ वेबसाइट पहुँचा, कहाँ वेबसाइट पहुँचा, आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसलिए एसईओ जब भी करें, 3 महीना का टाइम लेके करें। पहले ही बोल दें सामने वाले को कि 3 महीना लगेगा एसईओ करने में, क्योंकि डेली डेली हम 2 घंटा 3 घंटा भी एसईओ करेंगे, तब भी 3 महीना लग जाएगा एसईओ पूरा कंप्लीट होने में। तो इसलिए आप लोग अगर एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो ये तीनों जो एसईओ है, टेक्निकल, ऑन पेज, ऑफ पेज, इसको पहले आराम आराम से समझे, ये होता क्या है, इसका क्या फ़ायदा होता है, क्या प्रोसेस है करने का,
उसके बाद ही आप एसईओ में हाथ लगाएं। क्लियर है? मैं आगे बढ़ता हूं। टेक्निकल एसईओ होता क्या है आखिर, पहले इसको समझते हैं। टेक्निकल एसईओ हमारे वेबसाइट का टेक्निकल पार्ट पे डिपेंड है। जैसे क्या कि हमारा अगर सर्च इंजन में रैंक करना है हमारे अपने वेबसाइट को, उसका वेबसाइट का जैसे एक सर्वर रिस्पॉन्स है कि हमारा वेबसाइट जब भी हम ओपन करते हैं तो बहुत देर लगता है उसको ओपन होने में, तो वो भी एक वो एरर है। तो ये सब एरर डिजिटल मार्केटर का नहीं है, ये जो उसका डेवलपर है वो उसको ठीक करेगा। तो फिर डिजिटल मार्केटिंग का रूल क्या होता है, वो उसको एक रिपोर्ट बना के उसके टेक्निकल टीम को देगी कि ये इसका रिस्पॉन्स टाइम कम है, इसको मतलब रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा ले रहा है, इसको कम करना है। तो ये सब पार्ट जो है ये टेक्निकल एसईओ में आता है। इसको डिफाइन करें तो टेक्निकल एसईओ रेफर टू द ऑप्टिमाइजेशंस ऑफ योर वेबसाइट टेक्निकल एलिमेंट टू इम्प्रूव इट्स सर्च इंजन रैंकिंग। यानी टेक्निकल एलिमेंट को हम ऑप्टिमाइज करेंगे जिससे कि हमारा वेबसाइट सर्च इंजन पे ऑप्टिमाइज होकर ऊपर रैंकिंग में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस है, जो हमारा रैंकिंग है, ये ऊपर लाने में जो टेक्निकल एलिमेंट पे हम काम करेंगे उसको बोलते हैं टेक्निकल एसईओ। अब ये एलिमेंट है क्या, अगर इसको हम देखना चाहें कि आखिर ये एलिमेंट है क्या, टेक्निकल एलिमेंट में क्या क्या होता है, तो हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका मोबाइल ऑप्टिमाइजेशंस। जैसा कि आपको पता है लगभग 86 to 88% जो वेबसाइट है वो मोबाइल में ओपन होती है। यदि आपका वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है, मोबाइल में जब वेबसाइट ओपन होता है तो उसका मेनू कहीं और खुल जा रहा है, उसका इमेज आधा कट जा रहा है, उसका कंटेंट पूरा डिजाइन परफेक्ट नहीं आ रहा, उसका जो बटन है जिस पे क्लिक करते हैं वो बटन बहुत छोटा पड़ जा रहा। तो ये सब एक तरह से मोबाइल में ऑप्टिमाइजेशंस अगर वेबसाइट का नहीं हो पा रहा है तो वो वेबसाइट रैंकिंग में नहीं आएगा। हो सकता है कि वो वेबसाइट में खूब ज़्यादा काम किया गया हो लेकिन उसका मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं होने के कारण वो वेबसाइट रैंकिंग में नहीं आएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़रूरी है हमारा वेबसाइट जब भी बने उसका मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन है या नहीं ये चेक करें। तो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन में हम इसको हम डिफिनेशन देखें, इंश्योर योर वेबसाइट इज मोबाइल रिस्पॉन्सिव। यानी हम हम इंश्योर करें कि हमारा वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना ही चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं मोबाइल फ्रेंडलीनेस, यानी मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसके गूगल के बहुत सारे टूल्स आते हैं जहाँ पे हम चेक करेंगे कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव है या नहीं। या इसके नेक्स्ट वाला जो वीडियो है इसके अंदर जो डिटेल चलेगा उस वीडियो में इसको हम टेस्ट कर करके बताएंगे। तो ये पार्ट अभी थ्योरेटिकल पार्ट है। इसके बाद जो वीडियो बनेगा उसमें एक एक टॉपिक पे हम चलेंगे और उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि रिस्पॉन्सिव क्या है, कैसे चेक करते हैं, कितना रिस्पॉन्सिव है, कौन कौन सा पार्ट इसमें रिस्पॉन्सिव है, कौन सा पार्ट नहीं है, वो सब भी चेक कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरा है टेस्ट योर वेबसाइट मोबाइल परफॉर्मेंस यूजिंग टूल्स लाइक गूगल मोबाइल फ्रेंडलीनेस टेस्ट। ये एक टेस्ट का नाम है। इस टूल्स पे जाके भी आप मोबाइल का टेस्ट कर सकते हैं। उसमें परसेंटेज बताएगी कि आउट ऑफ 100 आपका कितना परसेंटेज उसमें फ्रेंडलीनेस है या नहीं। अगर नहीं है तो क्या करेंगे वो आगे की बात है। पहले यदि आपका वेबसाइट इस टेस्ट को नहीं पास करता है आप उस पर एसईओ करने से पहले इसको काम खत्म करवाएं। अब क्या है कि आपको एक एक दिन इसमें लग जाएगा। अब डे 1 में काम शुरू करना शुरू किए किसी वेबसाइट का, उस वेबसाइट का पहले टेस्ट किए, उसमें रिस्पॉन्सिवनेस में 50% आ रहा था, 40% आ रहा था। अब आपका काम वहीं शुरू होता है कि मैं 40 को 98, 99 तक कैसे लेके जाएं। तो पहला काम है आपका मोबाइल ऑप्टिमाइज करना। तो ये है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनेगी और उस वीडियो में इसको क्या क्या काम करना है वो हम देखेंगे। तो पहला समझ में आ गया कि टेक्निकल एसईओ में पहला पार्ट है आपका मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है वेबसाइट का स्पीड। वेबसाइट का स्पीड 3 सेकंड से कम होना चाहिए। यानी आपका वेबसाइट का स्पीड हमेशा लेस देन 3 सेकंड हो, ये ज़रूरी है। 2 सेकंड है काफ़ी बेहतर है, 1 सेकंड में ओपन होता है तो बहुत बढ़िया है। 3 सेकंड से जैसे ऊपर हुआ आपका वेबसाइट डाउन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका वेबसाइट स्लो ओपन हो रहा फिर भी आप उस पर एसईओ कर रहे हैं तो आपका एसईओ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करेगा रैंकिंग में, क्योंकि वेबसाइट ही स्लो ओपन हो रहा है। गूगल ये देखती है कि जो भी वेबसाइट जल्दी ओपन हो रही होगी उसको वो ऊपर लेके आती है। यानी रैंकिंग फैक्टर में वेबसाइट का स्पीड भी मायने रखती है।
तो आपको ये एकदम कंफर्म कर लेना है कि हमारा जो वेबसाइट है जिस पे हम एसईओ कर रहे हैं उसका स्पीड लेस देन 3 सेकंड होना चाहिए। ये टेस्ट हम कहाँ से करते हैं? तो इसमें हम लोग एक वेबसाइट स्पीड चेकर आता है, जीटी मैट्रिक्स है, पिंगडम है, पेज या स्पीड इनसाइट है, ऐसे बहुत सारे टूल्स है। जब इसका वीडियो हम बनाएंगे उस केस में हम इसके टूल्स पे चेक करके बताएंगे प्रैक्टिकल। अभी आप ये समझिए कि वेबसाइट का स्पीड 3 सेकंड से कम होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। क्लियर है? तो ऑप्टिमाइज पेज लोडिंग स्पीड फॉर बोथ डेस्कटॉप एंड मोबाइल यूजर, इसमें 2 टेस्ट होता है। डेस्कटॉप के लिए अलग स्पीड होता है, मोबाइल के लिए अलग होता है। दोनों में आपका कम से कम 92-93% स्पीड होना चाहिए, मतलब कम से कम 2 से 3 सेकंड के बीच में स्पीड होना चाहिए, तभी आपका वेबसाइट जल्दी रैंक करेगा। कंप्रेस इमेज, मिनिमाइज CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल एंड लिवरेज ब्राउजर कैचिंग, इम्प्रूव लोडिंग टाइम। यानी इसमें हमारा क्या क्या है, आपका जो इमेज यूज करते हैं वेबसाइट पे वो कंप्रेस करना होता है। जो CSS होता है, CSS क्या होता है? कोडिंग पार्ट होता है जो एक कंटेंट को डिजाइन देती है। ये HTML CSS का बात होती है। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट एक कोड लैंग्वेज होता है, कोडिंग लैंग्वेज। उसमें हम लोग अगर CSS ज़्यादा यूज किए हैं अपनी वेबसाइट में, CSS बहुत तरह का होता है। एक होता है कि हम एक उसका जो न्यू वर्जन आया है उसमें एक ही लाइन में बहुत सारे कोड को कंप्रेस कर सकते हैं, या उसी को हम अलग अलग कोड में लिख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कोड यूज किए हैं, हर एलिमेंट में अलग अलग कोड यूज किए CSS, तो उसके लिए आपका उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा है तो कम करना पड़ेगा। तो ये डेवलपर का काम है। तो फिर डिजिटल मार्केटर का काम है, डिजिटल मार्केटर उसमें एरर निकालेगी कि यहाँ पे CSS कम करनी है। वो कैसे निकालना है वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी आपको ये देखना है कि CSS कम करना है, जावास्क्रिप्ट फाइल को भी कम करना है, और इसमें हमारा जो कैचिंग है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि ब्राउजिंग कैचिंग फाइल बन जाता है, उसको भी रिमूव करना पड़ता है, जिससे हमारे वेबसाइट का स्पीड बढ़ जाता है। ये तो उसका सॉल्यूशंस हुआ। अभी आपको ये देखना है कि हमारा वेबसाइट का स्पीड कितना होना चाहिए। तो 3 सेकंड से कम होनी चाहिए। ये क्लियर है? तो यहाँ तक हम लोग 2 पार्ट देख लिए। पहला था आपका मोबाइल ऑप्टिमाइजेशंस, दूसरा था आपका वेबसाइट स्पीड। ये दोनों क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। तीसरा है आपका हमारा जो वेबसाइट है वो कितना जल्दी क्रॉल होता है। क्रॉल क्या होता है? गूगल का एक टूल्स है जो हमेशा नए नए साइट को क्रॉल करते रहता है। जैसे अभी आपने कुछ चीज़ अपलोड किया गूगल पे, वो गूगल को कैसे पता चलेगा? गूगल का जो क्रॉलिटी है, वो क्रॉल जो है वो आती है और नए नए कंटेंट को वो एक्सेप्ट करती है, उसको पढ़ती है। उसके अकॉर्डिंग जो कंटेंट में क्या है, यूनिक है, डुप्लीकेट है, कीवर्ड क्या है, उसका H1 टैग क्या है, सबको देखते हुए उसको एक जगह देती है। तो अगर आपका वेबसाइट क्रॉल नहीं हुआ या हुआ, पहले ये चेक कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो क्रॉल कर लिया है तो फिर आपके वेबसाइट को इंडेक्स करेगा। कभी कभी क्या होता है कि आपका वेबसाइट बना हुआ 6 मंथ हो जाता है, उसमें 15 पेज है, उसमें से 2 ही पेज इंडेक्स हुआ, बाकी का 13 पेज इंडेक्स ही नहीं हुआ। फिर आप उसमें आशा पे बैठे हुए कि मेरा एसईओ हो रहा है, एसईओ हो रहा है। तो जब तक वो इंडेक्स होगा ही नहीं तब तक गूगल आपके कंटेंट को पढ़ा ही नहीं, और गूगल जब तक कंटेंट को पढ़ेगा नहीं तब तक उसको रैंकिंग कैसे लेके आएगा? तो पहला है आपका वेबसाइट इंडेक्स होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मेक श्योर सर्च इंजन क्रॉलर कैन एक्सेस एंड इंडेक्स योर वेबसाइट। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें कि हमारा वेबसाइट क्रॉल हो और वो इंडेक्सिंग हो। इंडेक्स होने के बाद ही वेबसाइट परफॉर्मेंस अपना दिखाएगी। उसके पहले कुछ भी नहीं करे, कितना भी अच्छा कंटेंट डाल दीजिएगा, वो वेबसाइट रैंकिंग से बाहर रहेगा। वो आपको शो भी नहीं करेगा, आपको डोमेन पर क्लिक करने के बाद ही शो करेगा, कोई कीवर्ड पे सर्च करने पे नहीं दिखेगा आपको। आगे आते हैं क्रिएट साइट मैप .xml। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। साइट मैप हम बनाते हैं अपनी वेबसाइट में और उसको अपलोड करते हैं। सबमिट इट टू गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल एक गूगल का टूल्स है जिसमें हमें ये एक्सेस मिल जाता है कि हम पेज को रिक्वेस्ट डालना है गूगल के पास, इस पेज को इंडेक्स कर लिया जाए, तो वो इंडेक्स कर लेती है। साइट मैप को अपलोड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। अपने पेज में क्या एरर है ये भी फाइंड करना है, तो ये टूल्स हमें सब कुछ बताती है। तो इस टूल्स पे हम अलग वीडियो बनाएंगे, ये एक लंबा वीडियो बनेगा गूगल सर्च कंसोल पे। अभी आप ये समझिए कि जो क्रॉल है, अगर क्रॉलिंग नहीं हो रहा
तो हम अपने गूगल सर्च कंसोल पे जाके क्रॉल करने के लिए हम गूगल को रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि आप आइए हमारे वेबसाइट को आप इंडेक्स कीजिए, हमारे वेबसाइट के इस पेज को इंडेक्स कीजिए। जैसे आज आप कुछ चेंज किए और चाहते हैं कि आज के आज हमारा पेज इंडेक्स हो जाए, फिर से नया इंडेक्स हो जाए, तो वो आपका गूगल सर्च कंसोल के हेल्प से हो सकता है। तो ये हम अलग बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, अभी का जो टॉपिक है उसमें ये है कि हमारा पेज इंडेक्स हुआ या नहीं, ये चेक करना है। इंडेक्स नहीं है तो इंडेक्स रिक्वेस्ट डाल देंगे, अगर आज कुछ चेंज किए हैं फिर से रिक्वेस्ट डालेंगे। यानी ये टूल्स के बिना आप एसईओ नहीं कर सकते। तो गूगल सर्च कंसोल को आप एक नोट कर लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट टूल्स है। इस पर जब हम वीडियो बनाएंगे तो इसका पूरा प्लेटफॉर्म के बाद बताएंगे इसमें होता क्या है, कैसे इसको हम वेरीफाई करवाते हैं, कैसे ऑनरशिप लेते हैं। इसमें 4 टाइप से वेरीफाई करवाना पड़ता है। इसमें अपने 4 डोमेन को वेरीफाई करवाते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि एक डोमेन पे ट्रैफिक आया कि 2 डोमेन पे आ रहा है। अगर 2 पे आ रहा है तो फिर दिक्कत है, एक ही पे आना चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो तीसरा पॉइंट है कि आपका वेबसाइट इंडेक्स होना चाहिए। अगर इंडेक्स नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं एरर है वेबसाइट में, उस एरर को ठीक करेंगे, फिर से इंडेक्स के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे। नेक्स्ट है आपका SSL या HTTPS। SSL एक सर्टिफिकेट होता है जो हमारे वेबसाइट के डोमेन को सिक्योर करता है। आप कभी कभी देखे होंगे डोमेन के पीछे एक लॉक बटन लगा होता है, एक ताला की तरह होता है जो पूरा लॉक होता है। किसी किसी में आपका वहाँ पे नॉट सिक्योर दिखाता है, HTTP दिखाता है। अगर कहीं कहीं पे अगर वेबसाइट के आगे अगर HTTP दिखा रहा है मतलब वो सिक्योर नहीं है। अगर इसके आगे अगर S लग जाता है तो उसका मतलब वो सिक्योर हो गया। और ये S लगाने के लिए SSL सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये सर्टिफिकेट होस्टिंगर, गोडैडी ऐसे कई कंपनी है जहाँ से मिल जाती है। इसका प्राइस 1200 से लेके 4000 में वेरी करती है। तो 4000 तक का ये SSL सर्टिफिकेट मिलता है एक डोमेन के लिए। तो हम लोग क्या लगता है कि SSL होता क्या है, मार्केट में तो 3000 में तो वेबसाइट बन जा रहे हैं, वो भी SSL के साथ में। फिर ये SSL अलग से क्यों ले 3000 रुपये का? लेकिन जब आपका वेबसाइट बड़ी होती है वहाँ पे सिर्फ SSL आता है 3000-4000 रुपये का, डोमेन अलग से आती है 5-6 हज़ार रुपये का। तो 5, 4, 9 और 1000 का मान लीजिए कि होस्टिंग मिनिमम 5200 रुपये का लोग यूज करते हैं। डोमेन डिपेंड करता है आपका क्या नाम सर्च किए हैं। अप्रोक्स आप 1000 लेके चलिए मोटा मोटी, और एक SSL लेके चलें तो ये भी आता है 3000 रुपये का। तो 5, एक 6 और 3, 9000 का तो सिंपल एक हमें वेबसाइट का जो एक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने में लग जाता है अच्छे वेबसाइट का। तो अगर मार्केट में कोई आपको बोल रहा है कि 3000 का वेबसाइट हमारा एसईओ कर दो, इसका मतलब ये हुआ कि उसका वेबसाइट का जो होस्ट ये SSLR है वो सब फ्री वाला है, और फ्री वाला SSL सिर्फ लॉक लगाता है, उस पर कोई काम नहीं करता। तो फ्री वाले SSL पे ज़्यादा अच्छा आप एसईओ नहीं कर पाइएगा। SSL बहुत ज़रूरी है वेबसाइट में लगा होना। और SSL ऐसा नहीं कि हम सिंपल छोटा सा लॉक लगा दिए, उसमें लेयर बाय लेयर एक सिक्योरिटी लेयर होता है, वो लगाना जरूरी होता है। तो ये पेड हो ज़्यादा ज़रूरी है। तो SSL हमेशा पेड ही ले, फ्री यूज ना करें। फ्री यूज करने से हमारा वेबसाइट में ज़्यादा सिक्योर करता नहीं है लेयर बाय लेयर, उसमें एक लेयर को सिक्योर करता है। इसलिए HTTPS तो ना जरूरी है, वो भी अच्छे SSL वाले के साथ में। क्लियर है? तो ये हमारे इम्प्लीमेंट SSL इंक्रिप्शन टू सिक्योर डाटा एंड इम्प्रूव रैंकिंग एज गूगल गिव प्रेफरेंस टू सिक्योर साइट। यानी गूगल ये देखती है कि जिसके वेबसाइट में SSL लगा हुआ है वो वेबसाइट जल्दी रैंक करेगी, और ये गूगल उसको प्रेफरेंस देता है ऊपर रैंकिंग में आने के लिए। तो SSL तो होना जरूरी है ही। दूसरी चीज़ ये है कि SSL आपने फ्री वाला यूज़ किया, वो पेड यूज़ किया। अगर पेड यूज़ किया है तो वो जल्दी इंप्रूव करेगा फ्री के कंपेयर में। तो हमेशा SSL पेड ही यूज करें। फिफ्थ आता है स्ट्रक्चर डाटा मार्कअप। अब आता है इसमें कि अगर आपका एक स्कीमा मार्कअप आता है, जब वेबसाइट आपका रैंक करेगा ऊपर में आपका अबाउट अस, सर्विस, कुछ चीज़ें और दिखने लगता है। यानी आपका जब फर्स्ट पेज पर रैंक करता है, सबसे अगर ऊपर रैंक करेगा तो यहाँ पे आपका टाइटल दिखेगा, यहाँ पे 3-4 चीज़ और दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो CTR है, क्लिक थ्रू रेट रेशियो, वो बढ़ जाएगा। तो CTR बढ़ाने के लिए हमारा जो schema.org मार्कअप है, इसको बोलते हैं स्कीमा मार्कअप, ये वेबसाइट में होना बहुत ज़रूरी है। इससे भी हमारा जो वेबसाइट रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव करता है। तो अगर आपके वेबसाइट में स्कीमा मार्कअप यूज नहीं हुआ है तो आप आज ही कर लें, क्योंकि बिना स्कीमा मार्कअप का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नीचे रहेगा, क्योंकि आपको ऊपर जब भेज भी देगा
और उसमें SEO मार्कअप लगा ही नहीं है, तो वो एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा क्लाइंट को, आपके यूजर को। तो इसलिए आप SEO मार्कअप लगा के रखें। गूगल जब भी चेक करेगी उसको मार्कअप दिखेगा, वहाँ पे उसका कोड दिखेगा, वो आपको रैंकिंग में ऊपर लेके जाएगा। तो स्कीमा मार्कअप का कोड लगा होना बहुत जरूरी है वेबसाइट में, तभी आपका फर्स्ट पेज पर जाने के लिए आपका वेबसाइट डिजर्व कर रहा। एक होता है ना कि जब डिजर्व करते हैं तभी डिजायर रखते हैं। आपको फर्स्ट पोजीशन पर आने का मन तो है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पर आने के बाद वहाँ पे क्या एक्टिविटी करना है आपको पता ही नहीं है। तो गूगल ये समझ जाती है पहले से कि आप फर्स्ट पे आने के लायक नहीं हैं, आपकी वेबसाइट में कोड नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम आपको फर्स्ट पेज पे नहीं भेज रहे हैं। तो ये एक अच्छा जो SEO एक्सपर्ट होगा वो समझ पा रहा था है। इसलिए देखिए, डेवलपर को नहीं पता कि क्या करना है, तो वो जो SEO एक्सपर्ट होता है वो कोड बना के स्कीमा मार्कअप का वो देता है डेवलपर को कि ये कोड हमारा वेबसाइट में लगा होना चाहिए, आप ये कोड वहाँ लगा दो। तो लोकेशंस और कोड दोनों काम है SEO एक्सपर्ट को देना, और लगाना किसका काम है? डेवलपर का। और वो वेबसाइट वर्डप्रेस पर है तो ये पूरा काम SEO टीम कर सकती है। लेकिन अगर वो डेवलपमेंट अगर कोडिंग लैंग्वेज पे हुआ है तो वो SEO टीम का काम कोड बना के और उसका लोकेशन बताना है कि ये कहाँ पे लगाना है। क्लियर है? तो ये भी बहुत जरूरी है आपको पता होना कि SEO एक्सपर्ट का क्या काम है और डेवलपर का क्या काम है। बहुत से ऐसे SEO एक्सपर्ट होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि ये काम किसका है, इसलिए वो लगवाते ही नहीं है। उनको लगता है कि लगाना हमको नहीं आ रहा, तो हम क्यों किसी को बताएं। तो ये दिक्कत है। तो ये अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका वेबसाइट रैंकिंग में नहीं आएगा। आप कितना भी उसमें पूरे साल भर लग जाए SEO करते करते, वो ऊपर में नहीं आएगा। क्लियर है? तो आपका स्कीमा मार्कअप का जो कोड है वो वेबसाइट में लगा होना चाहिए। फिर आता है आपका 6 नंबर पे URL स्ट्रक्चर। आपका जो URL है वो एकदम स्ट्रक्चर में होना चाहिए। जैसे कि आपका देखिए, यूज क्लीन एंड डिस्क्रिप्टिव URL। जैसे हमारा एक पेज है वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का पेज है। एक तो होता है डोमेन, जैसे आपका abc.com, ये आपका डोमेन हो गया। उसके बाद आता है पेज का URL। हम यहाँ पे लिख रहे हैं बेस्ट डैश डिजिटल, सॉरी ये आपका स्मॉल में आएगा, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली। ये पूरा डिस्क्रिप्टिव हो गया। तो आपका जो URL है ये पूरा मिलके बना URL। तो हमारे यहाँ पे जो URL बनाए हैं उसमें हम लोग एक पूरा डिस्क्रिप्टिव लिख दिए हैं उसमें कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, ये डोमेन हो गया। तो डोमेन भी अगर हमारा कीवर्ड यूज हो रहा है उसमें तो वो रैंकिंग में जल्दी आ जाएगा। दूसरा कि अगर आप यहाँ पर बेस्ट के बाद स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, स्पेस यूज किए, डैश यूज नहीं किए, तो वहाँ पे आपका जब वो शो करेगा तो %20 शो करेगा, तो वो भी गलत है। आप हमेशा अपना जो URL है वो स्मॉल लैंग्वेज में लिखें, और दूसरा बीच बीच में डैश का यूज करें। तो बहुत से जो डेवलपर होता है उसको ये नहीं पता होता है, वो वहाँ पर सिर्फ स्पेस देख लिख देता है। स्पेस URL में एक्सेप्ट नहीं करता, वहाँ पे %20 टाइप का कुछ कोड लिखा के आ जाएगा, तो वो अच्छा नहीं है। तो आप हमेशा अपने जो स्पेस है उसको हाइफन्स के साथ यूज करें। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अवॉइड डायनामिक पैरामीटर एंड यूज हाइफन्स टू सेपरेट वर्ड इन URL। ये बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा यूज नहीं कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत है आपको रैंक होने में। तो URL स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, और URL में कीवर्ड अगर आपका आ जाता है उस पेज का जो मेन कीवर्ड है तो रैंकिंग बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, और ये सब मिलके एक बड़ा SEO टीम बन जाती है। मतलब पूरा SEO जो वेबसाइट का स्कोर जो होता है वो एक अच्छा बन जाता है, जिसके कारण आपका गूगल वेबसाइट को रैंक करवा देती है गूगल के फर्स्ट पेज पे। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर इसमें से आप बहुत से काम को समझते ही नहीं हैं, बस आप किए जा रहे हैं और सिर्फ बैकलिंक बना रहे हैं। बैकलिंक अब कोई नहीं रखता है मायने आपको वेबसाइट रैंकिंग करवाने में। स्टार्टिंग में 2013-14 के टाइम में बैकलिंक बहुत ज़्यादा रखती थी मायने, लेकिन अब धीरे धीरे बैकलिंक का जो एक रिस्पॉन्स है वो गूगल हटा दिया। गूगल सिंपल टेक्निकल SEO कंटेंट पे फोकस करे। अगर वेबसाइट में कंटेंट है, ऑन पेज SEO अच्छे से किए हैं, फिर आपका वेबसाइट रैंक हो जाएगा। ऑफ पेज में ज़्यादा कुछ नहीं, हमें कंटेंट पे ही काम करना है। ये हम आपको धीरे धीरे बताएंगे आगे कि एक कंप्लीट SEO करने के लिए मुझे किस किस बातों पे फोकस करनी है। ये तो वन टाइम है। टेक्निकल SEO इसलिए अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये वन टाइम वर्क है। एक बार टेक्निकल SEO हो जाता है फिर आपका ऑन पेज और ऑफ पेज बच जाता है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम टेक्निकल SEO को अच्छे समझ लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? URL अच्छा होना चाहिए, URL में कीवर्ड होना चाहिए,
URL में जो सेपरेट करना है उसको हाइफन से करना है, और मेक यूज ऑफ कैनोनिकल टैग टू प्रिवेंट डुप्लीकेट कंटेंट इशू। आपके वेबसाइट में ये इशू हमेशा बना रहता है, इसको बोलते हैं कैनोनिकल इशू। यानी आपका एक ही डोमेन में, सपोज कीजिए यहाँ पे www.abc पे भी खुल रहा है, सिर्फ abc.com पे भी खुल रहा है, इसको बोलते हैं कंटेंट को डुप्लीकेट इशू। यहाँ पे आता है आपका ही वेबसाइट दो डोमेन पे ओपन हो रहा है, एक ओपन हो रहा है www के साथ में, एक विदाउट w भी हो रहा है। तो क्या हुआ, ये और ये दो डोमेन अलग अलग हो गया ना, और दोनों डोमेन पे आपका वेबसाइट ओपन हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कंटेंट डुप्लीकेट कहलाएगा एक दूसरे के लिए। तो इसमें भी रैंकिंग नहीं होता है, क्योंकि आपका कंटेंट डुप्लीकेट हो गया तो रैंक कैसे होगा। इसके लिए हमें कैनोनिकल इशू को दूर करना पड़ता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसको भी हमें कैनोनिकल टैग यूज करना होता है अपने डोमेन के पीछे। तो इसके लिए अलग से एक लाइन आता है, टैग आता है, वो लगाना होता है। इसके बाद आता है आपका XML साइट मैप। ये क्या होता है, पूरे वेबसाइट में कितने पेज हैं, कितने ब्लॉग हैं, सबका एक जो URL है, सबको एक जगह इकट्ठा एक लिस्ट बनाना, उसको बोलते हैं मैपिंग करना। पूरे वेबसाइट का URL को एक ही पेज पे लेके आना, और उसको एक्सटेंशन होता है .xml, उसके साथ उसको फाइल सेव करना, और उसको अपने रूट डायरेक्टरी में, यानी अपने वेबसाइट का जो रूट फोल्डर होता है उसमें जाके इसे अपलोड करना होता है। इससे क्या फायदा होता है, जब भी गूगल का जो क्रॉलर है वो जब आपके पेज पर आएगा, वेबसाइट पे आएगा, तो सबसे पहले sitemap.xml फाइल को खोजेगा। अगर वो फाइल मिल जाती है तो उसको आसान होता है इंडेक्सिंग करने में, और जो जो नया नया कंटेंट आपने उसमें चेंज किया है उसको तुरंत वो एक्सेप्ट कर लेगा और उसको बढ़ेगा, और उसके बिहाफ पे आपके वेबसाइट में रैंकिंग में इंप्रूवमेंट लेके आएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आज आप कुछ भी कंटेंट चेंज किए, उसको रिस्पॉन्स होने में महीनों लग सकता है। फिर आपको टेंशन हो जाएगा कि हम तो काम आज ही कर दिए, लेकिन मेरा वेबसाइट रैंक क्यों नहीं हो रहा। और आपके जो पीछे जो आपकी कंपनी के ऑनर हैं या आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, तो क्लाइंट आपको पानी पिला देगा कि भाई मेरा वेबसाइट तो वहीं के वहीं है, रैंक क्यों नहीं हो रहा। तो दिक्कत कहाँ पे था, इंडेक्सिंग में। आपने अपना काम पूरा कर दिया लेकिन इंडेक्सिंग नहीं हुआ, और एरर कहाँ पे आ रहा है, रैंकिंग में नहीं हो रहा है। जिस दिन वो इंडेक्स हो जाएगा, रैंकिंग अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो ये अपने आप पे छोड़ना ही नहीं है, इसके लिए मुझे गूगल सर्च कंसोल में जाना है। जिस दिन कंटेंट चेंज हुआ उसी के उसी दिन हमें उसे इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट डाल देना है गूगल को, कि वो आज का जो कंटेंट हम चेंज किए हैं उस पर वो इफेक्ट करना शुरू कर दे, और उसके बिहाफ पे मुझे एक रैंकिंग जो भी है, जैसा भी कंटेंट क्वालिटी है उसके बिहाफ पे हमें रैंकिंग दे। यदि आपका कंटेंट क्वालिटी खराब है, कंटेंट डुप्लीकेट है, कंटेंट कहीं से अगर AI टूल से लिख के डाले हैं, तो वो रैंकिंग में आएगा ही नहीं, या रैंकिंग से वो बाहर कर देगा, उसको इंडेक्सिंग से बाहर कर देगा। तो अगर आपका वेबसाइट रैंक में आ रहा है, इसका मतलब कंटेंट क्वालिटी सही है, या कंपटीटर ने उससे अच्छा कंटेंट नहीं लिखा है। दो ही बात हो सकती है वहाँ पे, या तो कंपटीटर का कंटेंट आपसे गड़बड़ है इसलिए आप वहाँ पे रैंक कर रहे हैं, या कंटेंट आपका बहुत ज़्यादा बेहतर है इसलिए आप वहाँ पे रैंक कर रहे हैं। अगर कंटेंट डुप्लीकेट होता या कॉपी कंटेंट होता तो वो वेबसाइट रैंक करेगा ही नहीं, वो कोई हो या ना हो उससे मतलब उसको नहीं है। तो सिंपल है, गूगल कंटेंट क्वालिटी को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। इसलिए अगर आज के टाइम 2023 के बाद आप एसईओ कर रहे हैं तो सिंपल कंटेंट पे ही टाइम दें। कंटेंट आप कहीं से भी लिखें, लेकिन उसको आप यूनिक बनाएं, उसमें अपना सेंटेंस मर्ज करें, उसमें कीवर्ड को मर्ज करें, उसमें बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, आप उसमें H1 टैग, H2 टैग सबको यूज करें, जिससे कि कंटेंट एक पावरफुल बन जाए। दूसरा, जो भी आप चाहते हैं यूजर को बताना वो साफ साफ बताएं, कम शब्दों में बताएं और स्पष्ट बताएं, इजी लैंग्वेज बताएं। लैंग्वेज का इजी होना बहुत जरूरी है वेबसाइट के अंदर में, ताकि कभी भी कोई गूगल से पूछता है कोई भी चीज, अगर वो उसका आंसर सही सही आपके वेबसाइट में दिख रहा है, गूगल उसको लेके आपके वेबसाइट को ऊपर दिखा देगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि गूगल हमारे कंटेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है। तो कंटेंट यूनिक और इजी होना बहुत ज़रूरी है, कि जो भी लोग पूछता है हमसे, हम कंटेंट के द्वारा हम उसको आंसर हम कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो साइट मैप अपने वेबसाइट में लगाना बहुत ज़रूरी है। साइट मैप का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .xml। इसका पूरा फाइल होता है sitemap.xml। तो कभी कभी इंटरव्यू पूछ लेता है आपका कि साइट मैप का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .xml, ये याद रखिएगा। क्यों लगाते हैं? क्रिएट एंड मेंटेन XML साइट मैप टू हेल्प
सर्च इंजन फाइंड एंड इंडेक्स योर कंटेंट इफिशिएंटली। यानी ये काम है कि हमारा जब भी क्रॉल करने आएगा हमारे वेबसाइट पे, तो ये फाइल को देखेगा, उसमें जितना भी पेज होगा उसको इंडेक्स आराम से कर लेगा। इसमें हमारा इंडेक्सिंग का जो चांस है वो अच्छा हो जाता है। दूसरा, सबमिट योर साइट मैप टू सर्च इंजन थ्रू देयर वेब मास्टर टूल्स। ये वेब मास्टर टूल्स क्या होता है आपका, ये हम आगे बताएंगे। ये भी एक टूल्स होता है वेब मास्टर, इसको हम सर्च कंसोल टूल्स भी बोल सकते हैं। उसमें भी जाके हम इसको अपडेट हमेशा कर सकते हैं। तो गूगल सर्च कंसोल एक अलग टॉपिक है, उस पर अलग वीडियो बनेगी। आप अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो वीडियो भी आएगा और उस वीडियो को भी आप देखिएगा। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया आपकी वेबसाइट में साइट मैप का होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। robots.txt। अब देखिए ये क्या है, .txt है, इसका एक्सटेंशन क्या हो गया, txt। आपको इंटरव्यू पूछ सकता है कि रोबोट्स का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .txt। साइट मैप का .xml, ये एक्सटेंशंस अलग क्वेश्चंस बन जाता है। ये हम क्यों लगाते हैं वेबसाइट में? देखिए गूगल के ऊपर हम वेबसाइट डाल देते हैं, गूगल उसे इंडेक्स कर लेता है, गूगल उसे फिर सर्च इंजन पे लेके आता है। फिर ये रोबोट्स फाइल डालने का क्या मतलब बनता है, तो जो गूगल है वो हमें अपने ही वेबसाइट का ऑनरशिप होने का फीलिंग दिलवाता है। अगर आपके वेबसाइट में लॉगिन पार्ट है, कुछ ऐसा पार्ट है आप जो चाहते हैं कि गूगल इसको इंडेक्स ना करे, क्योंकि आपका लॉगिन पोर्टल है, साइन अप है, उसको क्या मतलब, उसको रैंकिंग से कुछ मतलब ही नहीं है। आपका प्रोडक्ट पेज है, सर्विस पेज है, ये रैंक होना चाहिए। अब आप लॉगिन पेज है, साइन अप है, एड टू कार्ट के बाद जब हम जाते हैं माई अकाउंट पे, तो वो पेज रैंक क्यों करवाए हम? तो वो सब से बचने के लिए हमें रोबोट्स का फाइल मिल जाता है। इसमें हम कौन सा पेज अलाउ करना है, कौन सा पेज डिसअलाउ करना है रैंकिंग में, उसका पावर हमारे पास होता है। अगर आप रोबोट्स का फाइल यूज नहीं करते हैं अपने वेबसाइट में, तो आपके वो हर पेज को इंडेक्स कर लेगा। अगर आप रोबोट्स का फाइल यूज कर रहे हैं, उसमें ये उसको बता रहे हैं कि ये डिसअलाउ करना है, इसको अलाउ करना है, तो जितना पेज डिसअलाउ करना है उस पेज को आप डिसअलाउ के आगे लिखें, जिसको अलाउ करना है उसको अलाउ के आगे लिख दें और ये फाइल डाल दें। गूगल सबसे पहले आएगी साइट मैप को देखेगी, फिर रोबोट्स को देखेगी। रोबोट्स में जो जो पेज अलाउ किया गया है सिर्फ उसी पेज को इंडेक्स करेगी, बाकी पेज को इंडेक्स से बाहर कर देगी। और आपको वही चाहिए भी था, यानी अपने ही वेबसाइट में किस पेज को इंडेक्स करवाना है, किसको इंडेक्स नहीं करवाना है, ये चीज का कंट्रोल robots.txt फाइल के अंदर आती है। इसको अगर पढ़ के देखें, यूज अ robot.txt फाइल टू कंट्रोल विच पार्ट ऑफ योर वेबसाइट योर साइट शुड नॉट बी क्रॉल। समझ में आ रहा है आपको कि कौन सा पार्ट आपके वेबसाइट के अंदर क्रॉलिंग होना चाहिए, को नहीं होना चाहिए, ये कंट्रोल आपके पास होती है। अगर आप इसको यूज नहीं करते हैं उस केस में गूगल सब कुछ क्रॉल करेगा। अगर आपको क्रॉल नहीं करवाना है कोई भी पार्ट को, तो आप इसको यूज करें। क्लियर है? इंश्योर योर आर नॉट एक्सीडेंटली ब्लॉकिंग इंपोर्टेंट पेज और रिसोर्सेस। यदि आप ऐसे पेज को भी ब्लॉक कर दे रहे हैं जो आप चाहते हैं रैंक करवाना, तो ये मिस्टेक हो जाता है बहुत लोगों से, इससे बचें। आप जितना पेज को चाहते हैं रैंक करवाना सबको अलाउ में रखें, जिस पेज को चाहते हैं नहीं रैंक करवाना है, उसको चाहते हैं गूगल नहीं पढ़े, उस पेज को डिसअलाउ में लिखें। आता है आपका इंटरनल लिंकिंग। आपके वेबसाइट में 15 पेज, 20 पेज, 100 पेज, 200 पेज, कितना भी पेज हो सकता है। तो उसमें करना क्या है कि आप जैसे क्लाइंट है, ऑडियंस है, एक पेज पर आया, उस पेज पर अपने बाकी पेज का भी लिंक लगाना चाहिए, जिससे क्या जो यूजर है वो टाइम ज़्यादा देर तक आपके वेबसाइट पे रुकेगा। क्योंकि अगर आपके वेबसाइट पे वो आता है और वापस चला जाता है, इसको बोलते हैं बाउंस रेट। अगर आपके वेबसाइट पे बाउंस रेट 40% से ज़्यादा हो जाता है तो वेबसाइट डाउन हो जाएगा। तो ये बाउंस रेट को मतलब कम करने के लिए हम अपने पेज पर कुछ ऐसा कंटेंट डालते हैं कि उस पर जैसे क्लिक करके किसी और पेज पे चला जाएगा। यानी एक प्रोडक्ट पे आया, उसके नीचे में मल्टीपल प्रोडक्ट और डाले हुए, सिमिलर प्रोडक्ट डाले हुए हैं, लोग को क्या लगेगा, भाई यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं। तो यानी आपको यूजर के अकॉर्डिंग उस पेज पर उसी के सिमिलर कोई और प्रोडक्ट भी है उसको वहाँ पे शो करवा दीजिए। कंटेंट वेबसाइट डाले हुए हैं तो उसमें और भी ब्लॉग डाले हुए, और भी पेजेस का कंटेंट है, और भी कुछ कंटेंट है, उसमें आप लिंक लगाए, वहाँ पे बटन लगा दे क्लिक करने के लिए, वहाँ वीडियो लगा दे, कुछ ना कुछ ऐसा करें कि अदर पेज पे भी जाए। अगर एक यूजर मिनिमम 5 से 6 पेज पे जाना चाहिए वेबसाइट का, अगर एक ही पेज पर आया और वहीं से वापस चला जाता है तो ये निगेटिव होता है आपके लिए। तो ये इसको फुलफिल करने के लिए इंटरनल लिंकिंग का होना जरूरी है। अगर आपके वेबसाइट पे इंटरनल लिंकिंग नहीं लगा हुआ है
तो यानी आपके वेबसाइट पर जो यूजर आएगा वो एक पेज पर आया वापस चला गया, तो इसको बोलते हैं बाउंस रेट बढ़ जाना या यूजर का जो टाइम रिस्पॉन्स है वो घट जाना। तो मिनिमम 4 से 5 मिनट अगर यूजर आपके वेबसाइट पे रुक रहा है तो गूगल को एक अच्छा मैसेज आएगा कि इसके वेबसाइट में कंटेंट बढ़िया है, वो और भी यूजर को लेके आपके वेबसाइट पर भेजेगा। ट्रैफिक लाने का एक ही मतलब अच्छा ऑप्शन है कि जो भी लोग आपके ऑफिस में आया, आपके वेबसाइट पर आया, उसको आप अच्छा कंटेंट दिखाएं, उसको मल्टीपल पेज देखने के उसको मतलब मौका दें। आप वीडियो डालें, उसमें अच्छे अच्छे इमेज डालें, गैलरी डालें, फीडबैक डाल दें कि लोग कैसे भी करके उस पेज पर रुके। जब वो रुकना शुरू हो जाएगा, लोग का बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि ये एक गूगल भी एक इंसान की तरह सोच रहा है कि उसका एक सिंपल मतलब है कि अगर एक वेबसाइट पर एक लोग आया और रुका 5 मिनट, दूसरा व्यक्ति आया वो भी रुका 5 मिनट, मतलब कुछ ना कुछ खास तो है, दिन वो ज़्यादा लोग को भेजना शुरू कर देगा। गूगल खुद ने मतलब गूगल आपके लोगों के फीडबैक को ही देख के बाकी लोगों को वहां पर भेजेगा। क्लियर है? अब आता है आपका डुप्लीकेट कंटेंट। अगर आप डुप्लीकेट कंटेंट यूज कर रहे हैं तो ये आपके वेबसाइट को कभी भी रैंकिंग में नहीं लाएगा, यानी वेबसाइट को एक इमेज खराब हो जाएगा गूगल के सामने। तो कंटेंट ना डाले वो बेहतर है, जब भी डालें यूनिक कंटेंट डालें। अगर कंटेंट यूनिक नहीं है तो आप कम से कम थोड़ा सा 200 वर्ड 300 वर्ड ही डालें, लेकिन यूनिक सोच सोच के लिख के डालें, या पढ़े सब कहीं कहीं पढ़ लीजिए, लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तो आप सोच के लिखिएगा, अपने ऑडियंस को दिमाग में रखिएगा, फिर कंटेंट लिखिएगा। इससे क्या होता है, ऑडियंस आपके कंटेंट को पढ़ेगा, उसको अच्छा लगेगा, वो आपकी वेबसाइट पर रुकेगा और दूसरे पेज तक भी जाएगा। आया आप सिंपल हिस्ट्री डाल दिए, किसी और वेबसाइट का कंटेंट उठाकर आप डाल दिए, इससे उसको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, गूगल भी पकड़ लेता है कंटेंट कहाँ से कॉपी हुआ है। अगर कंटेंट कॉपी है, गूगल आपकी वेबसाइट के ऊपर लेके आएगा भी, कभी नहीं लेके आएगा। इसलिए कंटेंट हमेशा यूनिक होना चाहिए। एड्रेस एंड एलिमिनेट डुप्लीकेट कंटेंट इशू एज दे कैन हार्म एसईओ एफर्ट। इम्प्लीमेंट कैनोनिकल टैग व्हेन नेसेसरी। ये अलग टॉपिक आ गया यहाँ पे। आपको यहाँ पर डुप्लीकेट कंटेंट है वो कैनोनिकल टैग से भी दूर हो जाता है। कभी कभी आपका कंटेंट यूनिक है लेकिन 2 डोमेन से ओपन हो रहा है, वहाँ पर भी डुप्लीकेट कंटेंट में काउंटिंग होता है, तो वो कैनोनिकल टैग से दूर हो जाता है। वही हम इसका डिस्कस पहले भी किए हैं और आगे भी करेंगे। तो अभी कैनोनिकल टैग क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। यूनिक कंटेंट होने के बावजूद अगर गूगल आपकी कंटेंट डुप्लीकेट कह रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि आपका वेबसाइट 2 डोमेन से ओपन हो रहा होगा। तो वो दोनों डोमेन को मुझे एक पे भेजने के लिए हमें htaccess फाइल होता है, कोडिंग फाइल होता है, उसमें जाके हमें सही करना होता है कि वो यूजर कुछ भी खोले उसे मुझे एक डोमेन पे रिडायरेक्ट करके देना है। इससे कंटेंट सिंगल हो जाता है, एक ही डोमेन खोलेगा हमेशा, और वो कंटेंट यूनिक में चेंज हो जाएगा और वो हमारे रैंकिंग में आ जाएगा। अब आता है आपका HTTP स्टेटस कोड। अब आता है एक यूज 301 रिडायरेक्ट फॉर पेज माइग्रेशंस व्हेन चेंजिंग URL। अगर आप अपने पेज में बीच में अगर आप HTTP के हेल्प से अगर आप चेंज करते हैं अपने पेज में कि एक जगह आपका HTTP से खुल रहा है, आपका HTTP ऐसे ये कर करके www खुल रहा है, और एक जगह आपका HTTPS अगर इस तरह से खुल रहा है आपका, तो वहां पे आपका दोनों में जो यूजर कोड है अगर 301 आने लग जा रहा है, तो यानी वहां पे आपका HTTP में जाकर सही करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि कभी कभी आपका किसी पेज पर 301 अगर आपको यूज करना है तो HTTP और HTTPS में जाके आपको सही करना पड़ेगा। फिर आपका जब भी एरर आएगा तो 301 आ जाएगा। जैसे 404 आता है, 405 भी आता है, तो हर एरर का एक अपना अपना मीनिंग आता है। तो हम लोग यहाँ पर HTTP में कोड में जाके हम लोग 301 यूज करेंगे, जिससे कि हमारा अगर कोई भी यूआरएल चेंज भी होता है तो माइग्रेट होकर एक यूआरएल में आ जाएगा। ये हमारा htaccess फाइल होता है। ये एक डेवलपर का पार्ट है। अगर आप कोई वेबसाइट बनवाते हैं डेवलपर से, उसको ये काम करके देना होता है, स्टार्टिंग वो करके देता है। अगर नहीं दे रहा है, अगर वो SEO टीम पकड़ पा रही है तो उसको फिर बताएगी कि आप हमारा 301 एरर को ठीक कर दें और वहां पे यूज 301 करें। नेक्स्ट आता है आपका टेक्निकल एरर। ये क्या होता है, रेगुलरली चेक फॉर टेक्निकल एरर एंड इशू यूजिंग टूल लाइक गूगल सर्च कंसोल। बार बार हम गूगल सर्च कंसोल का यहाँ पे नाम जिक्र हो रहा है।
ये सर्च कंसोल क्या है, आपके वेबसाइट का टेक्निकल एरर रिपोर्ट आपको सामने रख देगी। वो रिपोर्ट बार बार आप उसको देखें, जहां जहां भी एरर आ रहा है उसको ठीक करते रहें। ऐसा नहीं कि आज हम ठीक कर दे तो ये हमेशा के लिए ठीक हो गया, बीच बीच में एरर ऑटोमेटिक आ जाता है। जब भी वेबसाइट लाइव होता है, लाइव वेबसाइट में हमेशा एरर आएगा। इसलिए बड़े बड़े वेबसाइट का एक मेंटेनेंस टीम होती है, या मेंटेनेंस का एक ठेका देता है लोग पूरे साल के लिए कि मेरा वेबसाइट है, इसको मेंटेन करना है। तो वो जब भी वेबसाइट लाइव होती है उसमें कोडिंग एरर आते रहता है हमेशा, कभी HTML आता है, कभी CSS एरर आता है, कभी जावास्क्रिप्ट एरर आते रहेगा। वेबसाइट धीरे स्लो हो जाएगा, उसको ठीक करना हमेशा चाहिए। अगर आप SEO वेबसाइट में कर रहे हैं तो आपका भी एक रोल बनता है कि इसमें क्या क्या एरर है उसको निकाल के हम टीम को दें ठीक करने के लिए। फिर अगर आप यहाँ पे 404 एरर भी अगर आपका आ रहा है, 500 सर्वर एरर आ रहा है, 304 आ रहा है, रिडायरेक्ट एरर आ रहा है, तो ये सब एरर उसमें एग्जाम्पल है। ऐसा एरर आपके सामने दिखेगा, फिर ये जो हमारा टेक्निकल पार्ट है उस एरर को वो दूर करेगा। तो यानी आपको सर्च कंसोल पे कमांड रखना जरूरी है। अगर सर्च कंसोल पे कमांड नहीं है तो आप एरर को नहीं पकड़ पाएंगे, आपका वेबसाइट डाउन हो जाएगा, रैंकिंग में नीचे आ जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं क्यों रैंक डाउन हो रहा है, ये आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये पकड़ने के लिए ये टूल्स पे हमारा पकड़ होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? आगे आते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन। जितना भी इमेज आप अपने वेबसाइट में यूज कर रहे हैं उस वेबसाइट को आप साइज रिड्यूस करें। देखिए साइज दो तरह से रिड्यूस होता है, एक होता है क्वालिटी कम करके रिड्यूस करना, एक होता है विदाउट क्वालिटी कम किए साइज कम कर लेना। तो यहाँ पे वही करना है आपको कि कंप्रेस इमेज तो करना है लेकिन विदाउट क्वालिटी डाउन किए हुए वो करना है। इससे हमारा जो वेबसाइट है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, लोडिंग टाइम कम हो जाता है और हमारा वेबसाइट थोड़ा हल्का फील करता है। यूज डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम एंड अल्ट एट्रीब्यूट फॉर इमेज इंप्रूव। हर इमेज का एक अल्ट एट्रीब्यूट होता है, इसको बोलते हैं अल्ट टैग लगाना। हर इमेज का एक अपना नाम होता है, क्योंकि गूगल इमेज को तो पढ़ेगा नहीं। अगर ताजमहल का एक इमेज है, कहीं कहीं वो इमेज नहीं ओपन हो रहा है तो उसके जगह पे ताजमहल लिखा रहेगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये ताजमहल का इमेज यहाँ रहा होगा, अभी नहीं हो शो हो रहा तो यहाँ ताजमहल ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि तो उसके अल्ट टैग में ताजमहल लिखा गया था। तो ये गूगल चाहती है कि जो भी आप इमेज यूज करें वहाँ ऐसा नहीं कि 1.jpg 2.jpg लिखे हुए हैं, वो तो ऐसे यूज करता है। जो भी नाम आया व्हाट्सअप डाउनलोड.jpg ऐसे ऐसे डाउनलोड होता है वही लगा देता है वहाँ पे, तो वो नाम तो समझ में उसको आ रहा है गूगल को। इसलिए आप गूगल पे जब भी इमेज यूज करें अपने व्हाट्सअप अपने वेबसाइट पे, उसका अल्ट टैग में उसका कीवर्ड यूज करें उस पेज का। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का एक इमेज यूज किए हैं, फेसबुक का इमेज वहाँ पर लिख देंगे फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग, कुछ ना कुछ लिखेंगे कीवर्ड में, जिससे कि हमारा वेबसाइट में एक रैंकिंग इंप्रूवमेंट होता है अल्ट टैग से। अगर अल्ट टैग नहीं लगाते हैं तो आप जब रिपोर्ट बनाइएगा तो वहाँ पे अल्ट टैग मिसिंग दिखाएगा कि आउट ऑफ 100 इमेज 34 में इमेज नहीं, अल्ट टैग नहीं है। तो ऐसा ऐसा रिपोर्ट अगर आपका आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके वेबसाइट पे जो इमेज यूज हुआ है उसमें अल्ट टैग मिसिंग है, और अल्ट टैग मिसिंग होना एक अच्छा संकेत नहीं है SEO के लिए। क्लियर है? अब आता है आपका साइट आर्किटेक्चर। अगर आपका वेबसाइट अच्छे ढंग से डिजाइन नहीं किया गया है, आपका जो बटन है काफी छोटा छोटा किया गया है, माउस और कहीं और क्लिक करते हैं क्लिक कोई और चीज होता है, आपका इंटरनल लिंकिंग जो लगाए हैं वो काफी एकदम आसपास लगा दिए हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्स खराब होना। इमेज छोटा यूज हो रहा है, मोबाइल में कहीं और खुल जा रहा है, डेस्कटॉप में अच्छा हो रहा है, मोबाइल में अच्छा नहीं ओपन हो रहा। तो ये सब तरीका जो है, ये सब जो एक रिस्पॉन्स है, ये एक स्ट्रक्चर्स में आता है। तो आर्किटेक्चर्स पहले बनवाइए वेबसाइट का कि हमारा जब मोबाइल में ओपन हो तो कैसा ओपन होना चाहिए, डेस्कटॉप में कैसा ओपन होना चाहिए। इसको बोलते हैं UI और UX। तो पहले आप अपने वेबसाइट का UI और UX डिजाइन करवाएं। जब UI UX पास हो जाएगा फिर आप डेवलपर डिजाइनिंग टीम को दें कि ऐसा डिजाइन करना है और मुझे ऐसा दिखना भी चाहिए, तब जाके आपका वेबसाइट एक अच्छा आर्किटेक्चर्स में दिखेगा लोगों को और उसको देखने में अच्छा भी लगेगा। ठीक है? तो ऑर्गेनाइज योर वेबसाइट लॉजिकली विद अ क्लियर हायरार्की, यूज कैटेगरी एंड टैग वेयर एप्रोप्रिएट। जहां जहां पे कैटेगरी यूज करना है कैटेगरी यूज करें, जैसा भी आपको लगे कि ये यूजर के लिए आसान हो जाएगा आप उसको यूज करें। अब कभी कभी होता है कि बटन छोटे छोटे होता है, एड टू कार्ट और बाय नाउ का बटन आसपास में ही आ गया, सटाते हैं माउस हम उंगली लगाते हैं एड टू कार्ट पे और बाय नाउ पे क्लिक हो जा रहा, तो लोग को ऐसा लगा बैक करो, लोग इरिटेट हो जाएगा वहां पे।
इसलिए अपने वेबसाइट में एक ह्यूमन की तरह देखें कि ये वेबसाइट कैसा है, यूजर फ्रेंडली है या नहीं। अगर फ्रेंडली है तो ठीक है, नहीं तो उसमें उस तरह डिजाइन करवाएं। तो ये जरूरी है अपने वेबसाइट में करवाना। फिर आता आपका इंटरनेशनल एसईओ। अगर आपका वेबसाइट पूरे वर्ल्ड वाइड चल रही है, जैसे बहुत ऐसे वेबसाइट होते हैं, जैसे आपका फिलिप्स का है, अमेजन का है, फ्लिपकार्ट का है, सिर्फ इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी है। तो ऐसे वेबसाइट में अगर आपको रैंक करवाना है, उसके लिए हमारा जो एक रीजन होता है, टारगेटिंग योर जो कंटेंट है, उसमें हम लोकेशंस का भी जिक्र करेंगे। तो ऐसे वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए थोड़ा सा अलग टेक्निक होता है, वो हम यूज करेंगे। यूज जियो टारगेटिंग इन गूगल सर्च कंसोल फॉर स्पेसिफिक रीजन। तो हम फिर से यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल आ गया, तो यहाँ पे हम लोग जियो टारगेटिंग करते हैं कि ये वेबसाइट कहाँ कहाँ पे लोकेशंस में रैंक होना चाहिए, और हमारे अपने कंटेंट में जहाँ जहाँ पे रैंक करवाना है उसके अकॉर्डिंग मुझे कंटेंट भी डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये कंटेंट और जियो जो टारगेटिंग है, ये दोनों मिला के हम काम करेंगे, फिर हमारा जो वेबसाइट है इंटरनेशनल लेवल पे रैंक करने लग जाता है। कभी कभी देखे होंगे कि जो आउट ऑफ कंट्री है, जैसे इंडिया का बाहर का वेबसाइट इंडिया में रैंक करा होता है, और यहाँ का वेबसाइट यहाँ रैंक नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने यहाँ के जियो टारगेटिंग किया है, फिर यहाँ पे एसईओ किया है, फिर इसलिए वो पूरे इंडिया में रैंक हो रहा होता है। जो आउट ऑफ कंट्री है, जैसे मान लीजिए यूएस का कोई साइट है, कोई ऑस्ट्रेलिया का साइट है, इंडिया में रैंक हो रहा होता है, इसलिए उसने यहाँ के लोकेशंस पे टारगेटिंग किया है एसईओ को। फिर आगे आपका कैनोनिकलाइजेशंस। इसमें है कि हम अपने हर पेज में एक टैग होता है, उसको बोलते हैं कैनोनिकल टैग। इसको हम लोग हर एवरी पेज पे हम लगाएंगे। इससे क्या होता है, हमारा जो पेज का जो डुप्लीकेट का जो चांस है वो हट जाता है। हमारा पूरा पूरा जो पेज है वो एक, मतलब अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, इसको समझते हैं डिटेल में। HTTPS एक डोमेन आपका ये हो गया, एक HTTPS abc.com। अब ये दोनों डोमेन तो आपका ही है, एक में www लगा हुआ है, एक में नहीं लगा हुआ है, और दोनों वेबसाइट खुलने पे आपका ही वेबसाइट खुल रहा है अलग अलग डोमेन से। मतलब इस पे भी सेम इस पे सेम कंटेंट है। तो गूगल को क्या लगता है कि ये कंटेंट ये कॉपी किया है या इसका ये कॉपी किया है, इस चक्कर में दोनों वेबसाइट मतलब दोनों डोमेन रैंक नहीं होता। इससे बचने के लिए हम लोग कैनोनिकल टैग यूज करते हैं। समझ में आ रहा होगा कि हमारा ही डोमेन एक विदाउट W ओपन हो रहा है, एक W के साथ ओपन हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा वेबसाइट दो डोमेन पे ओपन हो रहा है, और दोनों डोमेन हमारा ही है, लेकिन गूगल का क्या लग रहा है कि ये दोनों डोमेन एक दूसरे मतलब कंटेंट कॉपी हुआ दोनों डोमेन पे। इससे बचने के लिए हम लोग कैनोनिकल टैग यूज करते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट कंटेंट दिख रहा है ना, ये डोमेन का कंटेंट इसको लग रहा है कि ये कंटेंट कॉपी किया है, इसको लगता है ये कंटेंट कॉपी किया है, लेकिन आखिर कंटेंट कॉपी हुआ ही नहीं है, लेकिन लग रहा है। तो ये सब एरर भी होता है। इसके लिए हम लोग कैनोनिकल टैग का यूज करते हैं ताकि हमारा जो एरर है वो शो ना करे। अब आता है HTTPS कि इसको हम लोग बोलते हैं, एक फाइल होता है आपके वेबसाइट में htaccess। ये फाइल में जाके डेवलपर इसको ठीक कर देता है। इसमें क्या है, इंश्योर योर HTTPS एंड HTTP वर्जन आर प्रॉपरली कैनोनिकलाइजेशंस। ये दोनों हमारा एक ही पे ओपन हो, जैसे कोई ये भी डालता हो वो इस पे रिडायरेक्ट कर दे, कोई विदाउट कुछ भी डाले, हमें एक ही पे रिडायरेक्ट करना है, HTTPS पे करना है, तब जाके हमारा कैनोनिकलाइजेशंस होता है। अब आता है आपका XML साइट मैप ऑप्टिमाइजेशंस। XML साइट मैप हमेशा हर वीक में ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। तो एक सप्ताह हुआ, आप इसको डेट बना लें कि हर मंडे को हर ट्यूसडे को हम इसको XML साइट मैप को ऑप्टिमाइज कर देना है, कोड बनाना है, डाल देना है, या सर्च कंसोल में जाना है, ऑप्टिमाइज कर देना है। तो ये हर पेज का अलग अलग होता है, इससे वेबसाइट मेंटेन रहती है। जो पेज आपका फालतू इंडेक्स हो गया वो बाहर निकल जाएगा। जो इंडेक्स आप ऐसा कोई पेज है जो 2 साल पहले बना हुआ था, इंडेक्स हो गया, उसको हट ही नहीं रहा है आपका वहां से। आप अगर साइट में हमेशा इंडेक्स करते हैं, इससे वो सब पेज बाहर निकल जाएगा। जो भी एरर है, जो अलग पेज है, जो रिलेवेंट पेज नहीं है, आपने अपना डोमेन चेंज कर दिया, तब भी वो नया वेबसाइट बना लिया, लेकिन पिछला वाला पेज अभी भी एरर दिखा रहा, वहां पे शो हो रहा, ये सब एरर यहां से दूर हो जाएगा। फिर आता आपका मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग। इफ यू हैव नॉट already ensure your website is optimized for Google
मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग। मोबाइल में कभी कभी होता है कि वेबसाइट आपका वेबसाइट खोलते हैं डेस्कटॉप में तो दिखाता है, मतलब वहाँ कीवर्ड पे रैंक हो रहा होता है, लेकिन वही कीवर्ड पे हम सर्च करते हैं मोबाइल में तो वहाँ पे नहीं दिखा रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मोबाइल के लिए मेरा वेबसाइट प्रॉपर ढंग से नहीं बना होगा, इसलिए मोबाइल के लिए इंडेक्स नहीं हो रहा। तो अगर मोबाइल के लिए मुझे इंडेक्स करना है तो पहले मोबाइल रिस्पॉन्सिव बना के फिर इंडेक्स करेंगे। अगर उसका कंटेंट मोबाइल में प्रॉपरली ओपन हो रहा है तब जाके मोबाइल में इंडेक्स हो जाएगा, मोबाइल के लिए भी हमारा रैंकिंग में आ जाएगा। अब आता है मॉनिटरिंग करना है हमेशा उसको और रिपोर्टिंग करना है, यानी हर वीक हर सप्ताह में एक बार अपने वेबसाइट को रिपोर्ट बनाएं कि किस कीवर्ड पे कहाँ कहाँ रैंक हो रहा, जिससे कि आपको ये अनुमान लगता रहे कि गूगल हमारे वेबसाइट के साथ कैसा परफॉर्मेंस कर रहा। तो आप वाले क्लाइंट आपसे रिपोर्ट ना मांगे, क्लाइंट मंथली रिपोर्ट मांगे, लेकिन अगर आप एसईओ एक्सपर्ट हैं तो आप हर वीक में एक बार रिपोर्ट बनाएं। उससे क्या फायदा है, आपको समझ में आता रहेगा कि किस कीवर्ड पे हमारा वेबसाइट कैसा रिस्पॉन्स दिया। गूगल पे हम ये कंटेंट चेंज किए तो रैंकिंग में आया, ये किए तो कहाँ पर नीचे आ गया, ऊपर गया। ये रिपोर्टिंग और जो मॉनिटरिंग करना है ये हमेशा करते रहें। इसके लिए आपका गूगल जो एनालिटिक टूल्स है, गूगल सर्च कंसोल है, या आपका थर्ड पार्टी ऐसी टूल्स बहुत सारा आता है, एजरेफ है, सेमरस है, ऐसी टूल्स है जहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं, अपना रिपोर्ट बना सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक यहाँ पे हुआ टेक्निकल एसईओ में। ये सारे लगभग 19-20 टॉपिक था जिसको ध्यान रखना है। अभी आपका ऑन पेज और ऑफ पेज बचा हुआ है, अभी सिर्फ टेक्निकल की बात हो रही थी। अगर आप अपने आप को एसईओ एक्सपर्ट में चाहते हैं देखना, आप चाहते कि मैं एसईओ एक्सपर्ट बनूं, तो टेक्निकल एसईओ में जितने भी पार्ट हैं इस पार्ट को आप एक लिस्ट बना लें और आप ये कोशिश करें कि हम जितने भी पार्ट हैं उसमें हम एक्सपर्ट बनने पहले। तो अभी आप ये वीडियो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें 1900 पार्ट पे हर एक पार्ट पे वीडियो बनाएंगे हम, और उस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये आखिरी प्रैक्टिकल करते कैसे हैं, वो होता क्या है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं एसईओ एक्सपर्ट बनना तो 60 टॉपिक है जिस पे आपको हाथ साफ करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो ये एक लंबा काम है, इसलिए मार्केट में एसईओ एक्सपर्ट नहीं जल्दी नहीं मिलते, क्योंकि जो भी लोग एसईओ पढ़ रहे होते हैं उनका सिलेबस 10-15 दिन का होता है। 15 डेज में वो ओवरव्यू समझते हैं और जाते हैं काम करने के लिए, तो उनसे रैंक नहीं हो रहा होता है। तो बड़े बड़े एजेंसी में भी एक अच्छे एसईओ एक्सपर्ट की कमी होती है, और ये इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने डीपली किसी टॉपिक को पढ़ा ही नहीं। वो सिंपल रूल्स पढ़ते हैं कि बैकलिंक बनाएंगे, बैकलिंक बनाएंगे। अभी आप मार्केट में हम ऐसे बच्चों से मिलते हैं जो इंटर्नशिप के लिए हमारे पास में आते हैं, तो सिंपल बोलते हैं कि सर मुझे एसईओ ऑफ पेज में आता है, बैकलिंक बनाने से ही एसईओ रैंकिंग होता है। उनको पता भी नहीं है कि बैकलिंक का जमाना खत्म हो गया, लेकिन 2023 में भी आके वो बैकलिंक चिल्लाते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फैकल्टी उनको पढ़ाए हैं वो अपडेट नहीं है मार्केट में कि गूगल क्या चाहती है। इसलिए आप अपने आप को अपडेट रखें मार्केट से। और अगर आपको हम लोग से जुड़ना है तो हमारा वेबसाइट है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हम लोग का जो ऑफिस है लक्ष्मी नगर में है, ऑफलाइन ऑनलाइन आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एजेंसी भी है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हमारा चल रहा है, इसमें क्लाइंट का भी हम काम करते हैं, साथ ही साथ में ट्रेनिंग भी देते हैं। हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं इसमें बिल्कुल लाइव प्रोजेक्ट पर ट्रेनिंग देते हैं कि आपका ट्रेनिंग और जॉब के बीच में कोई गैप ना हो। तो इसलिए अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आप हमसे यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो, तो आप अपना प्रैक्टिकल करते रहें। और कैसे करना है ये हमारा एक मॉड्यूलेशन डिजिटल का ऐप भी आता है, उस ऐप पे भी सारा वीडियो दिख जाएगा आपको। अगर आप ये यहाँ तक पहुँच चुके हैं वीडियो देखते देखते, तो आप एक हमारा ऐप है मॉड्यूलेशन डिजिटल, आप उसको इंस्टॉल करें, उस पर काफ़ी अच्छा वीडियो मिल जाएगा, उस पर कोर्स भी मिल जाएगा आपको। तो उस ऐप पे जाके आप पूरा कोर्स देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ऐप है, मोबाइल ऐप है। अगर कोई दिक्कत होगी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इसमें आप अपना डाउट जो है वो दूर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और हम अब मिलेंगे आपको इसके जितने भी पार्ट हैं, हर पार्ट के ऊपर एक वीडियो बनेगा। उस पार्ट को हम डिटेल में समझाएंगे कि आखिर वो पार्ट में क्या क्या पढ़ना है, कैसे काम करना है। क्लियर है? आज के इतना ही, आज लंबा वीडियो हो गया। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि क्या होता है टेक्निकल एसईओ। तो हम मिलते हैं अगले क्लास में। तो आज के इतना ही है, थैंक यू।